तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। बिल्कुल। आज के हमारे इस डीप डाइव का जो मिशन है ना, वो एक ऐसे विषय को डिकोड करना है जो ऊपर से देखने में शायद सिर्फ एक बोरिंग कॉर्पोरेट रिपोर्ट लगे। हाँ, अक्सर ऐसा ही लगता है। सही कहा। लेकिन असल में ये हमारे और आपके जो रोजमर्रा के अनुभव होते हैं उनसे जुड़ा है। एकदम। हमारे पास जो आज मुख्य स्रोत है वो है सैमी होटल्स लिमिटेड की तीसरी तिमाही यानी Q3 FY26 की अर्निंग्स कॉल की बहुत ही विस्तृत ट्रांसक्रिप्ट, जो कि 29 जनवरी 2026 को हुई थी। हाँ बिल्कुल वही। अब अगर किसी को लग रहा है कि हम सिर्फ बैलेंस शीट और मार्जिन की कुछ जटिल बातें करने वाले हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। इस डेटा के अंदर एक बहुत ही कमाल की कहानी छुपी है। हम ये डिकोड करने जा रहे हैं कि कैसे एक इतनी बड़ी होटल चेन भयंकर एयरलाइन संकट और टैक्स नियमों के झटके खाने के बावजूद सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं बना रही है, बल्कि 2030 तक 3000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का एक बहुत ही एग्रेसिव टारगेट भी सेट कर रही है। मतलब ये सिर्फ फाइनेंस नहीं है, ये एक लाइव केस स्टडी है कि आज के समय में भारत में ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आखिर काम कैसे कर रही है। बिल्कुल। और अगर हम इस पूरी चर्चा को एक व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें, तो ये सिर्फ होटल के कमरों की बुकिंग का कोई सीधा साधा मामला नहीं है। तो फिर क्या है ये डिमांड और सप्लाई का एक बहुत ही शानदार मास्टर क्लास है। मतलब आज हम जिन आंकड़ों पर बात करेंगे वे हमें दिखाएंगे कि कैसे एक कंपनी भारी बाहरी रुकावटों के बीच भी अपनी प्राइसिंग पावर का इस्तेमाल करती है। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो किसी भी इंडस्ट्री के लिए एक सबक हो सकता है कि मुश्किल वक्त में भी ग्रोथ कैसे निकाली जाती है। तो मुश्किल वक्त की ही बात से शुरू करते हैं जी। Q3 के परफॉर्मेंस को देखते हैं, खासकर उस एयरलाइन संकट को जिसने दिसंबर के महीने में वो दिसंबर वाला संकट। हाँ, जिसने पूरी ट्रैवल इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। हमारे स्रोतों के मुताबिक दिसंबर में भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन के ऑपरेशंस में बहुत भारी रुकावट आई थी। जी बिल्कुल। अब हॉस्पिटैलिटी में हम सब जानते हैं कि दिसंबर के आखिर में छुट्टियों की वजह से कॉर्पोरेट ट्रैवल में करीब 10 दिनों का एक स्लो डाउन आता है। हाँ, होटल्स इसके लिए पहले से तैयार ही रहते हैं। सही बात है। लेकिन इस बार उस एयरलाइन क्राइसिस की वजह से ये स्लो डाउन 10 दिन से बढ़कर लगभग 3 हफ्ते का एक बहुत बड़ा वाइप आउट बन गया। 3 हफ्ते बहुत बड़ा समय होता है इस इंडस्ट्री में। मतलब कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गए, बड़े ग्रुप्स ने आना बंद कर दिया और जो अपस्केल सेगमेंट है उस पर इसका सीधा असर दिखा। इतनी बड़ी रुकावट के बाद तो कोई भी सोचेगा कि इस तिमाही के नंबर्स पूरी तरह से क्रैश कर गए होंगे। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है, हाँ, इतने बड़े झटके के बावजूद न सैमही के आंकड़े पूरी तरह से एक अलग ही कहानी बता रहे हैं। अच्छा। अगर उनकी सेम स्टोर रेवपार को देखें, जो कि होटल इंडस्ट्री का एक बहुत अहम मेट्रिक है, तो वो 13% बढ़कर 5,643 रुपए हो गया। 13% की बढ़ोतरी? हाँ, और कंपनी का कुल रेवेन्यू 16.2% की छलांग के साथ 342 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। रुकिए, ये कैसे संभव है? यही तो कैच है। अगर 3 हफ्ते तक आपके मेजर क्लाइंट्स उड़ान ही नहीं भर पा रहे हैं, आपकी बुकिंग्स कैंसिल हो रही हैं, तो रेवेन्यू 16% कैसे जंप कर सकता है? क्योंकि सारा खेल प्राइसिंग पावर का है। मैनेजमेंट ने बताया कि उनका अंडरलाइंग एबिडा यानी उनका जो कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 19% बढ़ा है। 19%? इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिन दिनों डिमांड कम थी या फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी, उन्होंने उस नुकसान को कवर कर लिया। बिल्कुल, उन दिनों में कवर कर लिया जब डिमांड हाई थी। जब डिमांड बढ़ती है तो वो सही कीमत वसूलने में पूरी तरह से सक्षम है। उनका ऑपरेशनल मॉडल इतना चुस्त है कि वो झटके बर्दाश्त कर सकते हैं और फिर भी अपनी बॉटम लाइन को बचा सकते हैं। ठीक है, मैं ये 19% अंडरलाइंग एबिटा की बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैंने ट्रांसक्रिप्ट में एक और नंबर देखा जो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा मुझे। कौन सा? आपने कहा अंडरलाइंग एबिटा 19% बढ़ा, लेकिन जो रिपोर्टेड एबिटा ग्रोथ है वो सिर्फ 13.2% है। हाँ, वो एक अलग पहलू है। इसका मतलब है कि कंपनी को कहीं ना कहीं करीब 6.5 करोड़ रुपए या यूं कहें कि 200 बेसिस पॉइंट का सीधा नुकसान हुआ है। जी। और इसके पीछे का कारण नए जीएसटी नियमों को बताया जा रहा है। मुझे ये समझाइए कि एक तरफ आप कह रही हैं कि मॉडल बहुत चुस्त है और दूसरी तरफ टैक्स की वजह से उनके मार्जिन पर इतना बड़ा डेंट पड़ रहा है। ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है और इसे थोड़ा बारीकी से समझने की जरूरत है। ये जो 200 बेसिस पॉइंट का हिट आया है, ये मुख्य रूप से उनके मिड स्केल सेगमेंट पर पड़ा है। मिड स्केल यानी वो कमरे जो 7,500 रुपए से कम कीमत पर बिकते हैं। अच्छा। नए जीएसटी नियमों के कारण
होटल अब इन कमरों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट या जिसे हम आईटीसी कहते हैं वो क्लेम नहीं कर सकते। ओहो। सरल भाषा में कहें तो होटल अपने ऑपरेशंस के लिए जो भी सामान या सेवाएं खरीदता है और उस पर जो टैक्स चुकाता है उसकी छूट अब उसे वापस नहीं मिल रही है। तो इससे उनकी लागत बढ़ गई होगी। जाहिर तौर पर उनकी लागत बढ़ गई है और मार्जिन कम हुआ है। वही तो मेरा सवाल है, अगर उनकी लागत बढ़ रही है और मार्जिन गिर रहा है तो इसमें पॉजिटिव क्या है? सुनिए, ये तो सीधे सीधे प्रॉफिट का नुकसान है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो शॉर्ट टर्म में ये भले ही मार्जिन का नुकसान लग रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये डिमांड को बूस्ट करने का एक बेहतरीन तरीका बन रहा है। वो कैसे? इसे कस्टमर के नजरिए से सोचकर देखिए। पहले जिस कमरे पर कस्टमर 18% जीएसटी दे रहा था, अब वो बहुत कम टैक्स दे रहा है। मतलब 12% के आसपास। हाँ, यानी कस्टमर के लिए कमरे की फाइनल कीमत सस्ती हो गई है। और अर्थशास्त्र का सीधा सा नियम है कि जब कोई चीज सस्ती होती है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है। एकदम सही। ओके, तो आप कह रही हैं कि कम कीमत देखकर ज्यादा लोग बुकिंग करेंगे और वो बढ़ा हुआ वॉल्यूम इस मार्जिन के नुकसान की भरपाई कर देगा। बिल्कुल। और इसका एक और बहुत दिलचस्प पहलू है जो कॉर्पोरेट क्लाइंट से जुड़ा है। वो क्या? मान लीजिए दिल्ली की कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को बैंगलोर भेजती है। ठीक है। लेकिन उस कंपनी का बैंगलोर में कोई रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है। पहले जब वो एम्प्लॉय होटल का बिल देता था जिसमें 18% जीएसटी लगा होता था, तो कंपनी उस 18% का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाती थी क्योंकि उनका उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन नहीं था। अच्छा, तो उनके लिए तो वो 18% सीधा सीधा एक एक्स्ट्रा खर्च ही था। एकदम सही। अब जब टैक्स की दर कम हो गई है तो उस कॉर्पोरेट क्लाइंट के लिए ये सीधे तौर पर एक भारी छूट है। समझ गया। जहां पहले उन्हें 118 रुपए देने पड़ते थे, अब उनका काम लगभग 105 रुपए में हो रहा है। ये तो बहुत बड़ा फायदा है उनके लिए। इसीलिए सैमहाई का मैनेजमेंट इस बात को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है कि अगली 1 या 2 तिमाहियों में बढ़ी हुई डिमांड और वॉल्यूम इस 200 बेसिस पॉइंट के नुकसान को पूरी तरह से सोख लेगी। वाह। और ध्यान रहे, जो नए कमरे बन रहे हैं वो ज्यादातर अपस्केल सेगमेंट में हैं, जहां ये जीएसटी नियम लागू नहीं होता। तो वहां उनको नुकसान नहीं। उल्टा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर कम जीएसटी लगने से उनका कैपेक्स यानी पूंजीगत खर्च ही कम हो रहा है। यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि जब हम कीमतों और कॉर्पोरेट डिमांड की बात कर रहे हैं तो हमें उस सबसे बड़े बदलाव पर बात करनी होगी जो पूरे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बदल कर रख रहा है। डायनामिक प्राइसिंग की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मैंने स्रोत में पढ़ा और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। पहले क्या होता था कि बड़ी कंपनियां होटल्स के साथ पूरे साल के लिए एक फिक्स्ड रेट तय कर लेती थी। जी, जिसे हम आरएफपी या रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल कहते थे। बिल्कुल। लेकिन अब ये व्यवस्था खत्म हो रही है और उसकी जगह जो आ रहा है वो बहुत ही अग्रेसिव है। क्या ये सच है कि होटल अब अपनी कीमतें दिन में 3-3 बार तक बदल रहे हैं? जी हाँ, ये पूरी तरह सच है और ये इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। आज की तारीख में होटल्स के पास जो डेटा एनालिटिक्स और प्राइसिंग पावर है वो पहले कभी नहीं थी। अब होटल्स पूरे साल के लिए एक फिक्स्ड रेट पर अपने कमरे ब्लॉक नहीं करना चाहते। क्यों? उन्हें पता है कि जब डिमांड का दबाव यानी डिमांड कंप्रेशन आता है तो वे उन्हीं कमरों को 20 से 25% प्रीमियम पर बेच सकते हैं। तो ये डिमांड कंप्रेशन असल में काम कैसे करता है? क्या ये सिर्फ त्योहारों या छुट्टियों तक सीमित है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा साइंटिफिक है। पिछले 9 महीनों का डेटा देखिए। हाँ। सैमी के पोर्टफोलियो में 30% दिनों में होटल्स की ऑक्यूपेंसी 90% से ऊपर रही है। 30% दिन मतलब हर 3 में से 1 दिन। बिल्कुल। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। जब ऑक्यूपेंसी 70 से 90% के बीच होती है तो उनका औसत रेट लगभग 6,826 रुपए होता है। ठीक है। लेकिन जैसे ही ऑक्यूपेंसी 90% का आंकड़ा पार करती है, वो रेट सीधे 7,500 रुपए पर पहुंच जाता है। मतलब जैसे उबर में होता है। हाँ, जब बारिश होती है, ये ऑफिस छूटने का टाइम होता है तो सर्ज प्राइसिंग लग जाती है। बिल्कुल वैसा ही मॉडल होटल्स में भी आ गया है। एकदम वही कॉन्सेप्ट है। मैंने ट्रांसक्रिप्ट में एक उदाहरण देखा कि हाँ। जो होटल आमतौर पर 13,000 रुपए चार्ज करता है, हाँ, फरवरी के व्यस्त महीने के लिए हाँ, वो पहले से ही 20,000 रुपए की कीमत पर बिक चुका है। जी ये तो एक बहुत बड़ा जंप है। बिल्कुल। और इसे मैनेज करना कोई तुक्के का काम नहीं है। तो ये कैसे तय करते हैं कि कब दाम बढ़ाना? इसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू मैनेजमेंट टीम होती है जो इवेंट्स और हॉलिडेज की पहले से मैपिंग करती है। अच्छा। जैसे अगर गोवा में तेल और गैस इंडस्ट्री का कोई बड़ा सम्मेलन होने वाला है, तो सिस्टम को महीनों पहले पता होता है कि वहां डिमांड बूम करेगी। या बेंगलुरु में जब कोई बड़ा टेक इवेंट होता है तो कमरों की कीमत आसानी से 30,000 से 35,000 रुपए तक पहुंच जाती है।
मैनेजमेंट का कहना है कि वे इस तरह की 65 से 70% डिमांड की भविष्यवाणी पहले ही कर लेते हैं। और उसे ऊंचे दामों पे लॉक कर देते हैं। बिल्कुल। और बाकी की 30% डिमांड का क्या, जो अचानक आती है? वही तो डायनामिक प्राइसिंग का असली खेल है। कैसे? जो 30% शॉर्ट लीड डिमांड होती है, यानी जो लोग आखिरी मिनट पर बुकिंग करते हैं, उनके लिए कीमतें दिन में 3 बार तक बदलती हैं। दिन में 3 बार? हाँ, एल्गोरिथम देखता है कि कमरे तेजी से भर रहे हैं तो वो कीमत बढ़ा देता है। यही कारण है कि बाहरी झटके लगने के बावजूद कंपनी का रेवेन्यू और एबिटडा इतनी तेजी से बढ़ रहा है। ये तो रेवेन्यू मैक्सिमाइज करने का बहुत ही स्मार्ट तरीका है ना? लेकिन सिर्फ मौजूदा कमरों से कोई एक लिमिट तक ही पैसा निकाल सकता है। 2030 तक 3000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का जो उनका टारगेट है, वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें नए कमरे जोड़ने होंगे। बिल्कुल, नए होटल्स तो चाहिए। और नए होटल्स बनाने का मतलब है रियल एस्टेट में भारी निवेश। मैंने देखा कि कंपनी पर पहले से ही 1450 करोड़ रुपए का नेट डेब्ट है। जी। और इस तिमाही में ये 80 करोड़ रुपए और बढ़ गया है। क्या इतनी भारी उधारी के साथ इतना अग्रेसिव एक्सपेंशन रिस्की नहीं है? ये सवाल बहुत लाजमी है, लेकिन हमें उनके डेब्ट के स्ट्रक्चर को समझना होगा। 1450 करोड़ रुपए का नेट डेब्ट सुनने में बड़ा लगता है। हाँ, काफी बड़ा अमाउंट है। लेकिन उनका नेट डेब्ट टू एबिटा अनुपात 3x पर पूरी तरह से स्थिर है। 3x? हाँ, किसी भी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में, खासकर होटल्स में 3x का रेशियो बहुत ही सुरक्षित और मैनेजेबल माना जाता है। ओके। और जो 80 करोड़ रुपए का डेब्ट इस तिमाही में बढ़ा है, वो केवल टाइमिंग का मामला है। मतलब? नवी मुंबई प्रोजेक्ट के लिए कुछ एक्सटेंशन पेमेंट जाने थे और जीआईसी का निवेश आने में थोड़ा समय का अंतर था, जिसकी वजह से ये अस्थायी उछाल दिखा है। ठीक है, मान लेते हैं कि डेब्ट कंट्रोल में है। लेकिन 3000 करोड़ के टारगेट के लिए वे जो नए होटल्स ला रहे हैं, उसकी फंडिंग कैसे हो रही है? अगर वे जमीन खरीद कर नए होटल नहीं बना रहे हैं, तो एक्सपेंशन हो कैसे रहा है? यही उनकी रणनीति का सबसे मास्टर स्ट्रोक हिस्सा है। अच्छा। वे वेरिएबल लीज के मॉडल पर काम कर रहे हैं। ये क्या होता है? आप इसे ऐसे समझिए कि नया जमीन खरीदना, कंस्ट्रक्शन करना और होटल खड़ा करने में 400 से 500 करोड़ रुपए का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट लगता है। बिल्कुल लगता है। सैम ही ये नहीं कर रही है। वे किसी ऐसे पार्टनर को खोजते हैं जिसके पास पहले से प्रॉपर्टी है और उसे लीज पर ले लेते हैं। तो इसमें उनका अपना कितना पैसा लगता है? बहुत ही कम। कितना कम? ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार एक नए लीज होटल को शुरू करने के लिए उन्हें पहले दिन सिर्फ 5 से 15 करोड़ रुपए फिट आउट, यानी अंदरूनी साज सज्जा और ब्रांडिंग के लिए लगाने होते हैं। बस 5 से 15 करोड़? हाँ, भारी पूंजी रियल एस्टेट का मालिक लगाता है। इससे होता यह है कि सैमी की बैलेंस शीट पर कोई एक्स्ट्रा डेप्ट नहीं चढ़ता और वे बहुत तेजी से अपना पोर्टफोलियो बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। अभी उनका जो फ्री कैश फ्लो है वो करीब 300 करोड़ रुपए है और आगे चलकर 400 करोड़ रुपए तक जाने की उम्मीद है। ये कैश फ्लो इस तरह के 5 से 15 करोड़ वाले लीज इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा है। ये रणनीति कागज पर तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या असल में काम करती है? क्या कोई ऐसा उदाहरण है जहां उन्होंने इस मॉडल को लागू किया हो और तुरंत रिजल्ट्स दिखे हों? बिल्कुल है। ट्रिनिटी बैंगलोर का प्रोजेक्ट इसका एक परफेक्ट केस स्टडी है। वहां क्या हुआ? उन्होंने इस होटल को टेक ओवर किया और शुरुआत में केवल 7 करोड़ रुपए का निवेश किया। सिर्फ 7 करोड़? हाँ, ये निवेश मुख्य रूप से फायर सेफ्टी टेक्नोलॉजी, अपग्रेड्स और बेसिक रेनोवेशन पर था। कुल मिलाकर वे मार्च तक करीब 23-24 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। ठीक है। अब इसके नतीजे देखिए। जुलाई के महीने में ये होटल लगभग 55 से 60% ऑक्यूपेंसी पर चल रहा था। और रेवेन्यू कितना था? महीने का करीब 1.8 करोड़ रुपए रेवेन्यू दे रहा था। और रेनोवेशन के बाद क्या हुआ? नवंबर-दिसंबर तक आते आते उन्होंने इसका रेवेन्यू बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए प्रति माह कर दिया। 1.8 करोड़ से सीधा 3 करोड़? जी। लेकिन ऑक्यूपेंसी कितनी बढ़ी? यही तो कैच है। ऑक्यूपेंसी लगभग 50% ही रही। क्या बात कर रहे हैं? ऑक्यूपेंसी वही रही और रेवेन्यू लगभग डबल कैसे हो गया? क्योंकि उन्होंने सही तरीके से प्रॉपर्टी को रीपोजिशन किया और एवरेज रूम रेट बढ़ा दिया। मतलब दाम बढ़ा दिए? हाँ, जहां पहले कमरा 5,900 रुपए में बिक रहा था, रेनोवेशन और सही मैनेजमेंट के बाद वही कमरा 8,000 से 10,000 रुपए के बीच बिकने लगा। कमाल है। जब आप सही प्रॉपर्टी को सही ब्रांडिंग के साथ मार्केट में उतारते हैं तो कस्टमर प्रीमियम देने को तैयार हो जाता है।
और सिर्फ ट्रिनिटी ही नहीं, उनके पास डब्ल्यू हैदराबाद और वेस्टर्न बैंगलोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स भी लाइन में हैं जो इसी तरह की वैल्यू क्रिएट करेंगे। ये तो माइक्रो लेवल की बात हो गई कि वे एक एक होटल को कैसे ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। जी। लेकिन अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी बड़े स्तर पर अर्थव्यवस्था को देखें तो आखिर इतनी डिमांड आ कहां से रही है? कौन है ये लोग जो 10,000 या 20,000 रुपए देके होटल बुक कर रहे हैं? इसका जवाब हमारे कोर मार्केट्स के ऑफिस स्पेस के आंकड़ों में छिपा है। कैसे? ट्रांसक्रिप्ट में जो डेटा दिया गया है वो सच में हैरान करने वाला है। पिछले 9 महीनों में केवल बेंगलोर शहर में ही 12 मिलियन स्क्वायर फीट यानी 120 लाख वर्ग फुट ऑफिस स्पेस लीज पर लिया गया है। 120 लाख वर्ग फुट? हाँ, और बॉम्बे, हैदराबाद, पुणे, एनसीआर और चेन्नई जैसे शहर भी 6 से 7 मिलियन स्क्वायर फीट के आंकड़े को छू रहे हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि जब इतने बड़े पैमाने पर नए ऑफिस खुल रहे हैं तो वहां काम करने वाले लोग आएंगे, क्लाइंट्स की मीटिंग्स होंगी और कॉर्पोरेट ट्रैवल बढ़ेगा। बिल्कुल। जब ऑफिस स्पेस इतनी तेजी से भरता है तो बिजनेस ट्रैवल की डिमांड का एक बहुत ही मजबूत आधारभूत ढांचा तैयार हो जाता है। सही बात है। इसके अलावा एक और साइलेंट परफॉर्मर है जिसकी ज्यादा चर्चा नहीं होती। वो कौन सा है? कोलकाता। अच्छा। वहां ऑक्यूपेंसी 62.4% पर स्थिर हो रही है और कीमतें 4,500 रुपए को पार कर रही हैं। ये तो अच्छी रिकवरी है। और ये सिर्फ कमरों की बात नहीं है, उनका जो फूड एंड बेवरेज सेगमेंट है वहां भी सेम स्टोर आधार पर 10% की ग्रोथ देखी गई है। ये ग्रोथ कहां से आ रही है? खासकर पुणे और हैदराबाद में बॉलरूम के नवीनीकरण के बाद लोग सिर्फ रुकने नहीं आ रहे, वे इवेंट्स और शादियों के भी पैसा खर्च कर रहे हैं। ये सब तो ग्रोथ और डिमांड की बात हो गई। लेकिन बिजनेस में एक बहुत बड़ा फैक्टर कॉस्ट और कंप्लायंस का भी होता है। बिल्कुल होता है। हाल ही में सरकार ने नए लेबर कोड्स लागू किए हैं। कई इंडस्ट्रीज में इस बात को लेकर पैनिक था कि इससे कर्मचारियों की लागत बहुत बढ़ जाएगी। क्या सामी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा? असर पड़ा है, लेकिन बहुत ही मामूली। कितना? मैनेजमेंट के अनुसार नए लेबर कोड्स का उन पर केवल 1.1 करोड़ रुपए का असर हुआ है, जो कि पूरी तरह से मैनेजेबल है। ये कैसे संभव हुआ? बहुत सी कंपनियों के तो पेरोल बजट सिल गए हैं नए नियमों से। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि उनका सैलरी स्ट्रक्चर पहले से ही बहुत प्रोग्रेसिव था। मतलब? हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आमतौर पर युवा कर्मचारी ज्यादा होते हैं और एट्रिशन रेट यानी लोगों का नौकरी छोड़कर जाना काफी हाई होता है। हाँ, ये तो है। लेकिन सैमी ने बहुत पहले ही अपने कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को कुल सीटीसी का 40% कर दिया था। ओके। नए लेबर कोड के तहत इसे 50% करने की सिफारिश है, इसलिए उन्हें केवल 10% का मामूली एडजस्टमेंट करना पड़ा। अगर उन्होंने बेसिक सैलरी 20 या 25% रखी होती तो आज उन्हें बहुत बड़ा वित्तीय झटका लगता। ये वाकई में दूरदर्शी प्लानिंग का एक अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल। और मैंने ये भी पढ़ा कि टैक्स के मोर्चे पर भी वे एक बहुत ही आरामदायक स्थिति में है। कोई डिफर्ड टैक्स एसेट की बात हो रही थी। ये क्या है और इससे उन्हें क्या फायदा है? ये उनके कैश फ्लो के लिए एक बहुत बड़ा शील्ड है। कैसे काम करता है ये? अतीत में कंपनी को जो नुकसान हुए थे उसके आधार पर उनके बही खातों में बड़े डिफर्ड टैक्स एसेट बने हुए हैं। इसका सीधा सा फायदा ये है कि अगले 3 से 5 वर्षों तक कंपनी को कैश के रूप में कोई बड़ा टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। मतलब उन्हें अगले 3 से 5 साल तक सरकार को टैक्स का चेक नहीं काटना पड़ेगा। बिल्कुल। जो भी टैक्स दिखेगा वो केवल अकाउंटिंग एंट्री होगी, उनके बैंक अकाउंट से असल में कैश बाहर नहीं जाएगा। ये तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। और जब आपको टैक्स में कैश नहीं देना पड़ता तो आप उस पैसे को वापस अपने बिजनेस में लगा सकते हैं, नए होटल लीज पर ले सकते हैं और 2030 के अपने 3,000 करोड़ के टारगेट को और तेजी से हासिल कर सकते हैं। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव को समेटें तो तस्वीर बहुत साफ है। एकदम। एक तरफ हमारे पास दिसंबर का वो भयंकर एयरलाइन संकट था जिसने ट्रैवल को रोक दिया। दूसरी तरफ जीएसटी में आए बदलाव जैसी विनियामक बाधाएं थीं जिन्होंने मार्जिन को डेंट किया। बिल्कुल। लेकिन इन सब के बावजूद होटलों की मजबूत कॉर्पोरेट डिमांड, दिन में 3 बार कीमतें बदलने वाली स्मार्ट डायनामिक प्राइसिंग, हाँ, और वेरिएबल लीज के जरिए पूंजी को बचाते हुए विस्तार करने की रणनीति, ये सब मिलकर इस कंपनी को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। ये जानकारी किसी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो ये समझना चाहता है कि आज की दुनिया में डिमांड और सप्लाई कैसे काम करती है। सही कहा। अगली बार जब कोई किसी ऐप पर होटल बुक करने जाए और देखे कि कुछ ही घंटों में कीमत 2,000 रुपए बढ़ गई है, तो उन्हें याद आएगा कि इसके पीछे कोई रैंडम एरर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी एल्गोरिदम और अर्थशास्त्र काम कर रहा है। बिल्कुल। और पता है,
ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कौन सा सवाल? हमने आज देखा कि कैसे तकनीक और डेटा की मदद से होटल्स मांग को माइक्रो सेकंड्स में भांप लेते हैं। वे जानते हैं कि कब किसी शहर में कोई इवेंट है, कब छुट्टियां हैं, और उसी हिसाब से वे तुरंत कीमतें बदल देते हैं। हाँ, ये तो है। इस एल्गोरिदम ड्रिवन दुनिया में, जहां वो एक पल की डिमांड ही हर चीज की कीमत तय कर रही है, तो क्या भविष्य में होटल्स के लॉयल्टी प्रोग्राम्स का कोई वजूद बचेगा? ओहो। या फिर आने वाले समय में किसी कस्टमर की सालों की वफादारी, उसके जमा किए गए पॉइंट्स और उसके गोल्ड या प्लैटिनम स्टेटस से ज्यादा अहमियत उस एक माइक्रोसेकंड की डिमांड को दी जाएगी? ये सोचने वाली बात है। क्या हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां बिजनेस में इंसान की वफादारी से ज्यादा एल्गोरिदम का डेटा ही राजा होगा? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को बहुत गहराई से सोचना चाहिए। क्या बात है, बहुत ही गहरा सवाल है ये। डेटा बनाम वफादारी, क्या किसी की लॉयल्टी उस एल्गोरिदम को हरा पाएगी? इस विचार के साथ हम सबको सोचने के लिए छोड़ते हैं। इस डीप डाइव में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई चर्चा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।